हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। मेंस आंसर राइटिंग में आज एक बार फिर से हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था और इस बार एक नई थीम के साथ इसे मनाया गया, जैव विविधता को लेकर। तो आज का जो टॉपिक है इसी के साथ इंटररिलेट करते हुए एक क्वेश्चन बनाया गया है कि किस तरीके से वर्तमान समय में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है और जैव विविधता को किस प्रकार संरक्षित करना चाहिए, इससे संबंधित क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और इन्हीं को लेकर एक क्या प्रॉस्पेक्टस होगा, किस तरीके से उत्तर प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए था, उसमें किन किन पॉइंट्स को कैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, भूमिका और निष्कर्ष इसमें कैसे लिखी जा सकती है, इन सभी पहलुओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले प्रश्न को एक अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए कि प्रश्न क्या कहता है और शब्द की सीमा क्या है, और उस अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर फिर डिफाइन करेंगे, समझेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव न सिर्फ मानव जाति पर बल्कि संपूर्ण जैव विविधता पर पड़ता है। जैव विविधता संरक्षण संबंधी उपायों की चर्चा कीजिए। तो मुख्यतः प्रश्न में 2 अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट है जहां पर कहता है कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, एक पार्ट कहता है कि जहां पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति के कारण जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रश्न के एक पार्ट में इसकी डिस्कस करनी है। दूसरे पार्ट में इसने कहा है कि जैव विविधता संरक्षण संबंधी उपायों की चर्चा कीजिए। तो प्रश्न में हमें क्या लिखना है? एक तरफ हमें यह बताना है कि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के कारण किस तरीके से जैव विविधता प्रभावित होती है, और दूसरा जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न स्पष्ट है। अब बात करते हैं आपको कितने शब्दों में इसको लिखना है। तो शब्द सीमा देखिए 250 है, अगेन से फिर से यहाँ पर 250 शब्द इसके लिए दिए गए हैं। विषय वस्तु जैसा कि हमने कहा पर्यावरण, क्योंकि 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून का था और यहाँ पर इस वर्ष की जो थीम थी आपकी वो जैव विविधता थी, इसलिए हमने इस विषय वस्तु को यहाँ पर अध्ययन का स्रोत बनाया है, अर्थात आज का ये प्रश्न लिया गया है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को आप लिख कैसे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ भूमिका कैसी होगी। तो भूमिका के पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर आज जो प्रश्न लिया है, आज जो भूमिका में लिखने का प्रक्रिया ली है वो है कि हम यहाँ पर शब्दों के स्पष्टीकरण को आधार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर बात की गई जलवायु परिवर्तन है और जैव विविधता है। 2 शब्द हैं जहां पर हम इसे स्पष्ट करते हुए इस उत्तर को यहाँ पर किस तरीके से दोनों इंटररिलेट करते हैं उसको जोड़कर अपनी भूमिका को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? इस प्रश्न को हम यहाँ पर लिखेंगे शब्दों के स्पष्टीकरण के माध्यम से। तो शब्दों का जो स्पष्टीकरण है वो कैसे करना है, यहाँ पर हम कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन को और जैव विविधता को परिभाषित कर दें। जलवायु परिवर्तन क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जलवायु में परिवर्तन की घटना, जिसमें ग्रीन हाउस गैस का एक बड़ा प्रभाव या इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जैव विविधता से तात्पर्य पौधों व जीव जंतु की एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति और संख्या की विविधता है, जो विशेष प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरलेट कैसे होगा कि यदि हमने यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ कि एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं, ठीक है, और यदि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ तो जलवायु परिवर्तन कारण यहाँ पर पर्यावरण में बदलाव आएगा, और पर्यावरण में बदलाव आएगा तो वहाँ पर आपकी जो प्रजातिगत विविधता है, जो जैव विविधता है वहाँ पर वो नष्ट होगी, उस पर वो दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको इंटरलिंक यहाँ पर कर सकते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया है। तो आप इसे प्रारंभ कैसे कर सकते हैं? प्रारंभ करने के संदर्भ में आप बताइए जैव विविधता, उसके बाद फिर बताइए जलवायु परिवर्तन, और तीसरे लाइन में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन में ताप में वृद्धि होने के कारण पर्यावरण में बदलाव आता है, जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। तो ये आपका पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा भूमिका के तौर पर। हमने क्या किया? शब्दों के स्पष्टीकरण करते हुए भूमिका को यहाँ पर लिखा है। सेकेंड पार्ट में आता है कि आप मुख्य भाग में क्या लिखेंगे। तो प्रश्न का 2 पार्ट मैंने कहा था। एक पार्ट में क्या था? एक पार्ट में था जहाँ पर हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की स्थिति को और उसका जैव विविधता पर प्रभाव को। तो पहले पार्ट में इसको समझ लेते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन होता है ग्लोबल वार्मिंग
तापमान वृद्धि, समुद्री जलस्तर वृद्धि और ओजोन परत में क्षरण की स्थितियां देखी जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में जो होता है बदलाव आता है, सूखा पड़ता है, कहीं तो कहीं आपको ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं रेगिस्तान डेवलप हो रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। तो इस तरह की स्थितियां आपको ग्लोबल वार्मिंग कारण देखनी पड़ेंगी। दूसरा क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में वृद्धि के कारण कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि वहाँ की जितनी भी आपकी जैव विविधता होगी वो नष्ट हो सकती है। समुद्री जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो जितने भी आपके समुद्र के आसपास के जो भी द्वीप होंगे, जो भी वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु प्रजातियाँ होंगी वो नष्ट हो सकती हैं। समुद्र में रहने वाले जो निश्चित तापमान में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु होंगे उनके तापमान में वृद्धि होने के कारण उनको वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वहाँ पर संख्या प्रभावित होगी तो वहाँ पर वो नष्ट हो सकते हैं। ओजोन क्षरण के कारण, ओजोन का क्षरण यदि नष्ट हो गया तो वहाँ पर पराबैंगनी किरणें आनी शुरू हो जाएंगी और पराबैंगनी किरणें के कारण वहाँ पर जो भी जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं उनमें कैंसर इत्यादि की समस्याएं हो सकती हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें हो सकती हैं, उनके कारण वहाँ पर प्रजातिगत वहाँ पर समस्याएँ होंगी। तो वहाँ पर क्या क्या होगा, तो इसके कारण जलवायु परिवर्तन कारण ये स्थितियां डेवलप होंगी जिसके कारण जैव विविधता को क्षति होगी। और यहाँ पर कैसी कैसी क्षति होगी, उनकी आवासीय क्षति हो सकती है। आवासीय क्षति कैसे, समुद्री जल स्तर का बढ़ गया तो वहाँ पर उनके नष्ट होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, आवासीय विखंडन की स्थिति हो सकती है। आवासीय विखंडन कैसे कि वहाँ पर आप में मान लीजिए तापमान में वृद्धि होती है या ओजोन क्षरण होता है तो या ग्लोबल वार्मिंग कारण सूखा इत्यादि पड़ता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर आकार जो हो सकता है उनका छोटा हो जाए और उसके कारण वहाँ पर जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट और भी बढ़ने दिखने लगे। वहाँ पर जो होती है प्रजातियाँ जो होती हैं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएं। प्रदूषण की वृद्धि भी एक बड़ी घटना होती है जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण की वृद्धि के कारण आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पड़ेगा वो जैव विविधता पर पड़ेगा। और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर जैसे ही बढ़ेगा तो ओजोन क्षरण बढ़ेगा तो वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं, आपकी सुनामी, बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियाँ बढ़ सकती हैं और उसके कारण भी वहाँ पर जो जैव विविधता होगी उनको वहाँ पर वो नष्ट होंगी। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की स्थितियां और उनका पड़ने वाले जैव विविधता पर किस किस तरीके से वहाँ पर किस किस स्तर पर नुकसान पहुँचाएंगी, वहाँ पर उनके आवास के स्तर पर, आवास के विखंडन के स्तर पर, प्रदूषण कारण उनकी जैव विविधता को नष्ट होने में और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के कारण। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी और उसके कारण वहाँ पर जैव विविधता नष्ट होगी। तो ये तो हमने स्थिति देख ली। दूसरे पार्ट में हमने मुख्य भाग में लिखना है कि जैव विविधता को लेकर यहाँ पर हम संरक्षण को लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, संरक्षण को लेकर एक होता है स्वस्थानीय और एक होता है बाह्यस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय का मतलब होता है जहाँ पर जीव पाए जाते हैं उनका वहीं पर संरक्षण किया जाए। दूसरा होता है बाह्यस्थानीय संरक्षण, अर्थात जीव को जहाँ पाए जाते हैं उस स्थान पर संरक्षित ना करके उनको किसी दूसरी जगह ले जाकर वहाँ पर उनको संरक्षित करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर स्वस्थानीय में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हमने बना दिए, राष्ट्रीय उद्यान बना दिए। बाह्यस्थानीय संरक्षण घर में जैसे हमने चिड़ियाघर बना लिए, जू बना लिए वहाँ पर, या फिर कोई भी आपका संस्थान बनाया हुआ है वहाँ उनको उठा कर लेकर वहाँ पर सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं हैं जैसे IUCN है, WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वन्यजीव संरक्षण जो संस्थान है, ये क्या करती हैं, यहाँ पर जीवों से संबंधित यहाँ पर रेड डाटा सूची जारी करती हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताती हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों को संरक्षित करना है, कहाँ पर कौन से हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जैव विविधता को लेकर, और वहाँ पर आपको क्या उपाय किए जाने चाहिए, किस प्रकार की प्रक्रियाओं की अनुमति दी जानी चाहिए, कैसे नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह की संस्थाएँ होती हैं जो आपको जैव विविधता को संरक्षित करने संबंधी उपाय कर रहे हैं। भारत ने भी अपनी भारतीय वन नीति बना रखी है। वन नीति के माध्यम से वहाँ पर क्या किस तरह की स्थितियों की अनुमति दी जा सकती है, क्या किन क्षेत्रों में आपको काम करने की अनुमति है या नहीं है, उनको लेकर बताया जाता है। पर्यावरण विभाग यहाँ पर पर्यावरण संबंधित मामलों को देखता है, औद्योगिक इकाइयों को वहाँ पर अनुमति देता है, और जो भी आपके हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं या फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर इस तरह की अनुमति नहीं दी जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पर उसके पर्यावरण प्रभाव के आकलन की स्थिति को देखा जाता है, जिसके माध्यम से उनकी स्थितियों की चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त जैव विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए अवैध व्यापार व तस्करी नियंत्रण संबंधी कानून पारित किए गए हैं ताकि वहाँ पर जीवों को हानि न पहुँचाई जा सके। अगर हो भी रहा है तो उनको कड़े दंड और जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनको संरक्षण प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई गई जैसे कि बाघ संरक्षण योजना है, गिद्ध संरक्षण योजना है, हाथी संरक्षण परियोजना है, हंगुल संरक्षण परियोजनाएं हैं।
तो इस तरीके से आपको कई सारी संरक्षण संबंधी यहाँ पर परियोजनाएं भी आपको डेवलप की गई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको अगर हम देखें तो एट द लास्ट आपको आता है कि अब देखिए यहाँ पर पॉइंट बहुत सारे हैं लिखने को लेकर, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। लिखने को देखो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं और आप डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, आसान होती हैं, हम हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। मैटर बहुत सारा इसमें हम लिख सकते हैं और शब्द सिर्फ 250 हैं, इसमें तो हम ऐसे तक लिख सकते हैं, इतना सारा पॉइंट इसके अंतर्गत है। इनको डिफाइन करने लगे तो ऐसे पूरा लिख जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जितना कम हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा पॉइंट अगर आपको लिखने हैं तो आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं तो ज़्यादा मैटर डालना है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। और यदि आप वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल आपके पास नहीं है या आपको पॉइंट ज़्यादा आ नहीं रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आते हैं उनको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो अपना अपना मैटर, मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आप इसको लिख सकते हैं। एट द लास्ट फिर आता है निष्कर्ष की बात आती है कि निष्कर्ष में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो देखिए निष्कर्ष अब बचा क्या है, मुख्यतः हम इस तरह के प्रश्नों में निष्कर्ष कैसा लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो निष्कर्ष हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो है भविष्य में चेतावनी देता हुआ। भविष्य में जिस तरीके की संभावनाएं हैं, जो संकट आ सकता है, तो चेतावनी और संकट की ओर ध्यान दिलाता हुआ हम यहाँ पर निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या समस्याएं इन फ्यूचर हो सकती है अगर हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया, उनको यहाँ पर बताते हुए अपने निष्कर्ष को लिखते हुए अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने निष्कर्ष को ऐसा ही लिखा है, चेतावनी व संकट की ओर ध्यान दिलाता हुआ निष्कर्ष। चेतावनी क्या है कि जलवायु परिवर्तन को यदि सही समय पर रोका नहीं गया तो उससे सूखा, रेगिस्तान, बाढ़, गर्मी, सुनामी और जीवों के विनाश जैसी आपको भविष्य में संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और पृथ्वी में जो हो सकता है कि जीव जो होते हैं, जीव जंतु पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। ऐसी आप कई सारी रिपोर्ट्स में भी कहा जा सकता है, जैसे IPCC की रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2050 तक अगर ऐसा हुआ, 21वीं सदी तक शायद जीव रहे ही ना, या फिर हम यहाँ पर अपनी 50 से 80% जो है जीवों को नष्ट हो सकती हैं। तो इस तरह के आंकड़े वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स और संस्थाओं को लेकर, जहाँ पर आप रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं या डाटा दिखा सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से डेवलप की जा रही हैं जिसके कारण भविष्य में चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं यदि हमने तय समय पर यहाँ पर जो है सारा जो विश्व है एक साथ नहीं आता है और वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ समझौते नहीं करते हैं, जैसे कि पेरिस समझौते को यहाँ पर रद्द किया गया था। तो इस तरह के यदि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन और जीवों को संरक्षित रखने के लिए विश्व एक साथ आकर यहाँ पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई समझौते नहीं करता है तो भविष्य में हमारे सामने ऐसी समस्याएं होंगी जिसका कोई भी उपाय नहीं होगा। और यहाँ पर हमें वृक्षारोपण, वनारोपण, वृद्धि करना, औद्योगिक प्रक्रियाओं को संतुलित करने जैसे प्रयासों को इसमें सम्मिलित करना होगा। तो इस तरीके से भविष्य में आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया, ये आप बता सकते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, भविष्य में ऐसी आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जो कभी भी रिटर्न होकर नहीं आ सकती, अर्थात जो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस तरीके से भविष्य की ओर संकट जो भी हो सकता है उसकी ओर आप ध्यान दिलाते हुए अपने उत्तर को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। रही बात यहाँ पर एक चीज़ की और रह गई कि हाँ, शब्द सीमा यहाँ पर हम कितनी लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो शब्द सीमा है वो कितना हम लिखें, तो देखिए 250 शब्द था। 250 शब्द को हम यहाँ पर कितने शब्द लिख सकते हैं, तो 50 शब्द मैंने यहाँ पर मान लीजिए आप भूमिका के लिए लिख सकते हैं, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को आपको परिभाषित करना है, उन दोनों ही पक्षों को यहाँ पर आप जस्टिफाइड करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने 80 शब्द दे दिए हैं, जहाँ पर आप जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पे प्रभाव को स्पष्ट करते हुए लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपके 70 शब्द मैंने दे दिए हैं यहाँ पर संरक्षण संबंधी उपायों को लेकर कि यहाँ पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर, तो मैंने उनको 70 शब्द दे रखे हैं। और एट द लास्ट यहाँ पर फिर से मैंने 50 शब्द दे रखे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैंने यहाँ पर आपको 250 शब्द में 50, 80, 70 तो मुख्य भाग में 150 और 50 शब्द यहाँ पर निष्कर्ष के लिए, तो टोटल 250 शब्दों का यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर यदि शब्द सीमा, क्योंकि मैटर जब बहुत ज़्यादा रहता है तो कोशिश करें कि वहाँ अगर 250 से अगर 10-20 शब्द ज़्यादा भी हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपका जो उत्तर है वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए और सभी पक्षों को आपने अच्छे से स्पष्ट किया हो, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैंने आपको एक उत्तर प्रारूप की यहाँ पर चर्चा कर दी, प्रश्न को डिफाइन कर दिया, भूमिका और निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं उसको भी मैंने प्रश्न के साथ जोड़कर आपको बताया। जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कितने तरीके की हम भूमिका और निष्कर्ष लिख सकते हैं, तो मैंने उनका प्रायोगिक स्वरूप भी आपको दिखाना यहाँ पर शुरू किया है कि कैसे कैसे हम दोनों को यहाँ पर जारी कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर अलग अलग विषय से संबंधित नहीं है, टोटली यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए आपको किसी अन्य विषय की यहाँ पर जानकारी नहीं भी है तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते थे।
तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही। इस प्रश्न के साथ नए प्रश्न लेकर नए विषयों के साथ नए कुछ करंट के टॉपिक के साथ नए प्रश्न बनाएंगे और उसको फिर चर्चा करेंगे। तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन के साथ। गुड लक।